नमस्कार. राजकमल प्रकाशन समूहाच्या पुस्तक उत्सव समारंभात आपणा सर्वांचे हार्दिक स्वागत. तो आज का ये कवि सम्मेलन मैं बगैर किसी भूमिका के शुरू कर रही हूँ. मैं आभारी हूँ राजकमल प्रकाशन के और इस किताब उत्सव के कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के संचालन का मौका दिया है. और अभी उद्घाटन सत्र में ये बात हो रही थी कि साहित्य का नाम लो तो इलाहाबाद आता है और संगम की याद आती है. संगम यहाँ भी इस मंच पर और इस कवि सम्मेलन के मंच पर भी 3 संगम हैं जहाँ साहित्य, सिनेमा और थिएटर तीनों यहाँ पर मौजूद है साहित्य के रूप में अपनी अभिव्यक्ति देने के लिए. मैं सबसे पहले जिन्हें बुलाने जा रही हूँ वो, मुझे याद है 2 महीने पहले यहीं पे इंडिया आर्ट फेस्टिवल हुआ था, यही मंच था और यहाँ पे मैं बतौर कवित्री यहाँ आई थी. और जिनको बुलाने जा रही हूँ उनके बेटर हाफ यहाँ बतौर कवि थे और वो वहाँ बैठी हुई थी. आज अच्छा संयोग है कि वो उधर बैठे हैं, वो यहाँ बैठी हैं. और वहाँ मैं बतौर कवि सबसे लास्ट में बुलाई गई थी नाम के क्रम के हिसाब से. यहाँ मैं जिन्हें बुला रही हूँ वो नाम के क्रम के हिसाब से सबसे पहले हैं. इनका नाम है आभा बोधिसत्व. बड़े प्रेम से मैं आभा को यहाँ आमंत्रित कर रही हूँ. आभा, आप आएँ और अपनी रचना का पाठ करें. राजकमल प्रकाशन समूह, अशोक जी सहित यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार. सबसे पहले मैं एक प्रेम कविता पढ़ती हूँ. यहाँ नदी किनारे मेरा घर है, घर की परछाई बनती है नदी में. यहाँ नदी किनारे मेरा घर है, घर की परछाई बनती है नदी में. रोज़ जाती हूँ सुबह शाम, भोर सांझ नहाने गंगा में. गंगा से मांगती हूँ मनौती, गंगा से मांगती हूँ मनौती. एक बार देख पाऊँ तुम्हें फिर, एक बार छू पाऊँ तुम्हें फिर, एक बार पूछ पाऊँ कि कभी मेरी सुधि आती है. गंगा कब सुनेंगी मेरी बातें, गंगा कब सुनेंगी मेरी बातें, कब पूरी होगी मेरी कामना. ऐसी कुछ कठिन मांग तो नहीं है सब. यदि कठिन है तो मांगती हूँ कुछ आसान, कि किसी जन्म हम तुम एक ही खेत में दूब बनकर उगें. तुम्हारी भी कोई इच्छा हो अधूरी तो मैं मांग लूँ गंगा से, गंगा मेरी सुनती हैं. अगला शीर्षक है बाहर निकलो. जल्दी जल्दी चाय बनाओ नहीं तो घर से बाहर निकलो. जल्दी जल्दी चाय बनाओ नहीं तो घर से बाहर निकलो. जल्दी जल्दी खाना लाओ नहीं तो घर से बाहर निकलो. जल्दी कपड़े और जूते ले आओ, जाओ जल्दी जल्दी जाओ. स्त्री हो मिट्टी बन जाओ नहीं तो घर से बाहर निकलो. गांधी के बंदर बन जाओ नहीं तो घर से बाहर निकलो. जल्दी जल्दी चाय बनाओ नहीं तो घर से बाहर निकलो. मैं यशोदा की वह बेटी जिसे न नंद बाबा ने बचाया न वसुदेव ने. दोनों पिता थे और दोनों ने मिलकर मारा मुझे. यह तो अच्छी बात नहीं. सोती रही यशोदा माता, उसे तो यह भी नहीं पता था उसने जना था बेटा या बेटी. बेटे की रक्षा के लिए मारी गई मैं बेटी. बेटे की रक्षा के लिए मैं मारी गई बेटी. बेटा जुग जुग जिए, बेटा राज करे कह कह कर मारी गई मैं. कंस मामा ने तो मारा था उसके पहले, कंस मामा ने तो बाद में मारा, उसके पहले हत्या की मेरे पिता ने कंस मामा के हाथों सौंप कर. कंस मामा ने तो पत्थर पर पटका था केवल. बेटी हूँ जानकर गिड़गिड़ाई माँ देव की. मरी मैं, बचा तुम्हारा जगत उद्धारक. मैं मरी और मरती रही तब से अब तक.
तब मरी कृष्ण के लिए, तब मरी कृष्ण के लिए, अब मरती हूँ किसी मोहन मुन्ना दीपक के लिए। मैं मरती रही और बुझती रही बार बार, मैं मरती रही और बुझती रही बार बार, ताकि कुल रहे तुम्हारा उजियार। जिए जागे गाती रही मैं, तब भी मरती रही मैं, क्योंकि मैं बेटी थी तुम्हारी, मुझे तो मरना ही था। तुम न मारते पिता तो कोई दुर्योधन मारता मुझे, सभा के बीच सारी खींच। मुझे ठिकाना मिला तो विंध्य की पहाड़ी में, मथुरा गोकुल द्वारका सबसे दूर। मुझे तो ठिकाना मिला विंध्य की पहाड़ी में, मथुरा गोकुल द्वारका सबसे दूर रही मैं। पर सोचती हूँ क्या नंद बाबा मुझे वसुदेव के हाथों ऐसे विदा कर रोए ही ना होंगे भीतर ही भीतर, कि विदा करूँगा बेटी को राजकुमार के संग कन्यादान देकर। माँ यशोदा कितना कलथी होंगी यह जानकर कि अपनी जनी को देख ना पाई, बचा ना पाई, और मैं यशोदा की बेटी केवल मरती आई। सूरदास ने गाई तेरे बेटे की लीला और उन्हें मेरी सुधि न आई। देवी बनाकर किया प्रणाम और मुक्त हो गए। मैं बची या न बची, मैं बची या न बची, यशोदा की बेटी कहाऊँगी। पिता तुम मारो या दुलारो, मैं फिर आऊँगी, मैं फिर आऊँगी, मैं फिर आऊँगी। अगला शीर्षक है सीता नहीं मैं। सीता नहीं मैं, तुम्हारे साथ साथ वन वन भटूंगी, तुम्हारे साथ वन वन भटकूंगी, कंदमूल खाऊंगी, सहूंगी वर्षा आतप दुख सुख तुम्हारी कहाऊंगी। पर सीता नहीं मैं धरती में नहीं समाऊंगी। तुम्हारे सब दुख सुख बांटूंगी, अपना बटाऊंगी, चलूंगी तेरे साथ साथ, पर तेरे पद चिन्हों से राह नहीं बनाऊंगी। भटकूंगी तो क्या हुआ, भटकूंगी तो क्या हुआ, अपनी राह खुद पाऊंगी। मैं सीता नहीं, मैं धरती में नहीं समाऊंगी। हाँ, सीता नहीं, मैं धरती में नहीं समाऊंगी। तुम्हारे हर ना को ना नहीं कहूँगी, तुम्हारे हर हाँ में हाँ नहीं मिलाऊंगी। मैं तुम्हारी ही तरह जन्मी हूँ अपनी माँ की कोख से, मैं धरती में नहीं समाऊंगी, मैं भूमि में नहीं समाऊंगी। मेरे जनक को मैं यूं ही नहीं मिल गई थी किसी खेत या वन में, मुझे भी जना मेरी माँ ने घर के भीतर। नहीं गूंजी थाली बजने की आवाज़, न सोहर तो क्या हुआ, मेरी किलकारियाँ इन सब से ऊपर गूंजती रहीं। मैं कहीं ऐसे ही नहीं आ गई थी काट का पत्थर। मैं अपने पिता की दुलारी, मैं अपनी माँ की धिया, जितना नहीं झुलसी थी मैं अग्नि परीक्षा की आँच से, उससे ज़्यादा राख हुई मैं और जली मेरी अग्नि परीक्षा की तुम्हारी इच्छा से। मुझे सती सिद्ध करने की तुम्हारी सदिच्छा, मुझे सती सिद्ध करने की तुम्हारी सदिच्छा। मैं पूछती हूँ तुमसे, ना क्यों काटी सुपनका की, क्या वह चाहती तो थी तुम्हारा प्यार। उसे क्यों भेजा लक्ष्मण के पास, उसे क्यों भेजा लक्ष्मण के पास, उसका उपहास किया क्यों। वह भी तो एक स्त्री थी, वह राक्षसी थी, तो क्या हुआ, उसकी कोई मर्यादा न थी। उसका मान रखने की तुम्हारी कोई मर्यादा न थी। तुम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। नाक काट कर किसी स्त्री का तुम रावण से कहाँ कम थे। तुमने किया एक का अपमान तो रावण ने किया मेरा, उसने हरण किया बल से मेरा। मैं नहीं गई थी लंका हंसते खिलखिलाते, बल्कि मैं गई थी रोते बिलबिलाते अपने राघव को पुकारते, बल्कि मैं गई थी रोते बिलबिलाते अपने राघव को पुकारते। राह में अपने सब गहने गिराते, फिर मुझसे सवाल क्यों।
तुम न कर सके मेरी रक्षा, तो मेरी परीक्षा क्यों। बांटे मैंने तुम्हारे सब दुख सुख, पर बांटा नहीं तुमने मेरा एक दुख। मेरा दुख तो तुम जान सकते थे पेड़ पौधों से, अरे मेरा दुख तो तुम जान सकते थे पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से। अरे तुम तो अंतर्यामी थे, मन की बात समझ सकते थे, फिर क्यों नहीं सुनी मेरी पुकार। मुझे धकेला दुत्कारा पूरी मर्यादा से, मुझे घर से बाहर किया पूरी मर्यादा से। यदि जाति वन रोते रोते, तो तुम कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम होते। मेरे कितने ही प्रश्नों का तुम क्या दोगे उत्तर, पर हुआ सो हुआ, चुप रही यही सोचकर। सुनो, अब सीता नहीं मैं, तुम्हारी दिखाई दुनिया नहीं मेरे आगे। अपना दुख सुख मैं अकेले उठाऊंगी, याद करूंगी हर पल, याद करूंगी हल पर हर दिन, पर धरती में नहीं समाऊंगी। सीता नहीं मैं आंसू नहीं बहाऊंगी। हाँ, सीता नहीं मैं, धरती में नहीं समाऊंगी, मैं धरती में नहीं समाऊंगी। धन्यवाद आभा। और अब मैं जिनको बुला रही हूँ कि जिनके बिना सृष्टि संपूर्ण नहीं मानी जा सकती है, और उस पुरुष तत्व को मैं यहाँ आमंत्रित कर रही हूँ, प्रेम रंजन अनिमेष। सब आदरणीय जो हैं सबको नमन करता हूँ। तो समय कम है, मैं जितना मैं प्रकाशित हूँ, विभा जी ने जितना नाम लिया, धन्यवाद करता हूँ उनका। तो वो सब तो उसमें से कई कविताएं जानते हैं और जानने का ज़रिया है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो अभी प्रकाशित नहीं है उन संग्रहों से कुछ छोटी छोटी कविताएं आपको सुनाऊँ, समय का ध्यान रखते हुए। ये मार्च का महीना है और इसमें अक्सर हमें महिलाएं और स्त्रियां याद आ जाती हैं 8 मार्च के चलते। तो कुछ 3 कविता संग्रह मेरे संयोग से कोई प्रकाशित नहीं है, जो इसमें स्त्रियों से जुड़ी कविताएं हैं। मैं उससे छोटी छोटी कविताएं आपको सुनाता हूँ। पहला जो है वो माँ के साथ संग्रह है, उसके समर्पण में जो एक कविता है, बहुत छोटी सी कविता है, अनात्म कथा। कविता इस तरह से है, जीवन भर इस तरह समर्पित सर्वनाम के नाम, जीवन भर इस तरह समर्पित सर्वनाम के नाम, कि संज्ञा कोई उसकी रही ही नहीं, कि संज्ञा कोई उसकी रही ही नहीं। इसकी जो पहली कविता है उपस्थिति, केदार जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन मुझे स्मृति आ जाती है, क्योंकि उन्होंने जब वो कविता पढ़ी तो उन्होंने कहा कि बहुत स्नेह से बुलाकर कहा कि यह एक ऐसी कविता मैंने पढ़ी जिसमें एक शब्द भी जोड़ा नहीं जा सकता, घटाया नहीं जा सकता। तो शीर्षक है उपस्थिति। कविता है, गेंदड़े में खुशी है सुई। गेंदड़ा हमारी तरफ तो सब जानते होंगे, अलग अलग नाम शायद होंगे, जो पुराने कपड़ों से माएँ और स्त्रियां बनाती हैं सिल के नए बच्चों के लिए, नवागतों के लिए। तो गेंदड़े में खुशी है सुई, माँ होगी यहीं कहीं। गेंदड़े में खुशी है सुई, माँ होगी यहीं कहीं। तो यह कविता कुल 8-9 शब्दों की है। कुछ इसी तरह इतनी छोटी एक कविता और है, शीर्षक है चंद्र बिंदी। माँ बिंदी नहीं माथे पर चंद्र बिंदी लगाओ ना, माँ बिंदी नहीं माथे पर चंद्र बिंदी लगाओ ना, जैसे मैं सजाता लिखते हुए माँ, जैसे मैं सजाता लिखते हुए माँ। और उपस्थिति से कविता संग्रह शुरू होता है और इसके लगभग आखिर में कविता है, संसार का सबसे बड़ा झूठ। कविता है, ईश्वर के बारे में कोई कहता तो मान लेता, फिर भी ईश्वर के बारे में कोई कहता तो मान लेता, फिर भी इतनी बेमतलब बेमानी बात आज तक किसी ने नहीं कही।
संसार का सबसे बड़ा झूठ है कि माँ अब नहीं रही। तो ये कुछ कविताएं सुनाई मैंने, जो एक संग्रह था, है बल्कि शायद है आपके सामने, और एक और संग्रह है नींद में नाच, उससे एक कविता मैं आपको सुनाता हूँ। शीर्षक है नवरात्रि दशरूपा। नवरात्रि के दिन एक स्त्री जल्दी जल्दी किए जा रही कई काम एक साथ, जैसे हों उसके 10 हाथ। एक हाथ से घर के देवताओं के चरणों से हटाती धूल, दूसरे से पति को पकड़ाती प्याला गर्म चाय का, बिसूरते छोटे को संभालती तीसरे से, चौथे से खिलाती बड़े को, पांचवें में लिए छुरी खट खट काटती सब्जी, छठा बड़ा है आंच की ओर चलाने के लिए खदकती दाल, सातवां लगा रहा अगम कोनों में झाड़ू, उसके बाद करना पोंछा, आठवें से उतारती अलगनी से कपड़े सूखे, नवें से गोत रही जिन्हें धोना है अभी, 10वें हाथ से थोपती सिर पर आंवला, निपटा रही भाग दौड़कर काम तमाम घर संसार के, मामूली वह स्त्री इस तरह जैसे भीतर उसके उतर आई समाई हो कितनी शक्तियां दैवी। 10 हाथ फैलाए 10 दिशाओं में, 10 हाथ फैलाए 10 दिशाओं में, समेट रही सब कुछ जल्दी जल्दी, कि चाहती है देखने जाए बाहर प्रतिबिंबों सी सजी अपनी ही तरह की प्रतिमाएं, इससे पहले कि विसर्जित हो जाएं। और अब समय का अंदाज़ा, इसलिए मैं एक छोटी सी कविता आपको सुनाता हूँ। लग रहा है समय हो गया, पर 1 मिनट में आपका चूँकि वो त्रय में पूरा कर लेना चाहता हूँ। तीसरा जो है, जो कविता संग्रह की पांडुलिपि है, वो है स्त्री सूक्त, उससे एक छोटी सी कविता है, शीर्षक है दुख का पता। वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 1 मिनट और आपका लूँगा। आगे के जो हमारे कवि मित्र हैं माफ़ करेंगे, मुझे उनका समय ख़त्म होता नज़र आ रहा है। दुख का पता। वह उस स्त्री को नहीं जानता था, उसकी देह को जानता था, उसकी देह को जानता था वह, पर उसके दुख का नहीं। उसकी देह को जानता था वह, पर उसके दुख को नहीं। फिर वह अपने दुख से पहचानने लगा थोड़ा थोड़ा लक्षण उस दुख के, मगर हाथ रखता यहाँ तो छिटक कर दूसरी ओर दुख किलकता किसी बच्चे सा। जब तक वह बताती कि दुख है पूरी देह ही, आत्मा उसकी जा चुकी थी उस देह से परे। चिता में झोंक दिया उसने उसे, परिजनों मित्रों ने सांत्वना में हाथ रखा पीठ पर कंधे पर। आखिर वह थी उसकी सहचरी सहधर्मिणी। उसने राहत की सांस ली कि देह के साथ भस्म हो गया होगा दुख भी उसका। उसे पता नहीं था कि बदलता रहता दुख अपना पता। बहुत बहुत धन्यवाद। हम देह और माँ के सीमा से बाहर निकलते हैं, क्योंकि जब तक देह रहेगी तब तक माँ भी रहेगी। और आज की माँ को उल्लेखित किया जाना बहुत ज़रूरी है कि वो माँ जो ऑफिस भी करती है और हवाई जहाज़ भी चलाती है और साथ साथ नया प्रेम भी करती है, और ज़रूरत पड़ने पर अपने बच्चों द्वारा दूसरे पिता के साथ ब्याह भी दी जाती है। हमें साहित्य में वैसी माँओं की भी ज़रूरत है। और अब मैं आपको एक फिर से स्त्री शक्ति की ओर लेके चलती हूँ और आवाज़ देती हूँ मालवी मल्होत्रा को। राजकमल प्रकाशन से उनकी कविताओं का संग्रह जल्दी ही प्रकाशित होने वाला है। अशोक जी, आपको शुभकामनाएं, क्योंकि आप प्रकाशित कर रहे हैं। और मालवी जी, आपको बहुत बहुत बधाई और आपका स्वागत। नमस्कार आप सभी को। नमस्कार अशोक जी।
एंड आज मैं इस किताब उत्सव में आ पाई हूँ, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए एक कविता पेश करना चाहूँगी जिसका शीर्षक है बालकनी। ये कविता मैंने उस वक्त लिखी थी जब लॉकडाउन था और घंटों घंटों मैं अपनी बालकनी में बैठी रहती थी। ये उस वक्त की कविता है। मेरे आस, मेरी दर्द, मेरी हसरत को, मेरी बेचैन सी आँखों को, मेरी वहशत को कोई जाने ना जाने, मेरे घर की बालकनी जानती है। मेरे आस, मेरी हसरत, मेरे दर्द को, मेरी बेचैन सी आँखों को, मेरी वहशत को कोई जाने ना जाने, मेरे घर की बालकनी जानती है। हाँ, मैंने अपने पैरों की एड़ियाँ बदल बदल कर अपने घर की बालकनी से उसका इंतज़ार किया है। वो दूर से आता हुआ नज़र आएगा, मुझे बालकनी में देखकर मुस्कुराएगा, अपना हाथ हिलाएगा। मगर रास्ते पर दूर तलक सन्नाटा है, कोई आता है ना जाता है। बस खड़े रहने की आदत सी पड़ गई थी। मोहब्बत हाथ से जब छूट जाती है, मोहब्बत हाथ से जब छूट जाती है, देखा है एक लड़की कैसे टूट जाती है। आज अचानक मैंने जब बालकनी से पर्दे हटाए तो मैं हैरान खड़ी थी। मेरी बालकनी सिसक सिसक कर रो पड़ी थी। मैंने कांपते हुए होंठों से पूछा, क्या हुआ? वो अपनी डबडबाई आंखों से रोते हुए बोली, मुझे बुरा लगता है तुम उसके आने की एक आस लिए मुझसे सर टिकाए घंटों खड़ी रहती हो। तुमसे कहीं ज़्यादा मैं अंदर से तड़प कर रह जाती हूँ कि तुम्हें उसका दीदार नहीं करा पाती हूँ। वो अपनी राहें मोड़ गया है, तुम्हें दर्द में तन्हा छोड़ गया है। अब इस खिड़की पर मत आया करो, मुझे मत रुलाया करो। शुक्रिया। धन्यवाद मालवी। आपने बालकनी और बालकनी के माध्यम से जो पैंडेमिक का एक त्रासद अध्याय था हमारे जीवन का, उसको आपने यहाँ पर प्रस्तुत करने का मौका लिया। और आपको फिर से बधाई कि आप राजकमल प्रकाशन से जुड़ी हैं। राजकमल प्रकाशन से आपका संग्रह आ रहा है। राजकमल प्रकाशन का फूल आपके आंचल में टकने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई आपको। अगली कवि जिनको मैं आमंत्रित कर रही हूँ वो हैं मोनिका सिंह। हम सब यहाँ मोनिका सिंह को आमंत्रित कर रहे हैं। मैं आप सबके बिहाफ पर उन्हें आमंत्रित कर रही हूँ और आप सबसे अनुरोध है कि इतने खामोश होकर के ना बैठें। कवि सम्मेलन में आए हैं तो जरा कविताओं के मज़े लीजिए। हर रंग के फूल हैं यहाँ, उन फूलों के, उस पुष्पगुच्छ, उस बुके के अलग अलग फूलों का आनंद लीजिए और तालियाँ तो बजाइए ताकि हमें भी उत्साह मिले। आइए। अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस किताब उत्सव में आमंत्रित करने के लिए। और जिनको मैं बचपन से सोचती थी, मैं पढ़ती आई, जिनको आज उनके सामने मैं पढ़ूंगी, इस बात की मुझे बहुत खुशी नहीं, मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानती हूँ। सर, चरण स्पर्श आपको। एक सभी बहुत संजीदा हो गए तो मैंने सोचा कि एक आसान सी एक गज़ल सुनाती हूँ और फिर एक माँ पे गज़ल, बस 2 गज़लें और अपनी जगह लूँगी। सुनेंगे। बयाने खामोशी ज़रूरी नहीं, बयाने खामोशी ज़रूरी नहीं, यहाँ गमगुसारी ज़रूरी नहीं। बयाने खामोशी ज़रूरी नहीं, यहाँ गमगुसारी ज़रूरी नहीं। सुनी चरमराहट तो दिल ने कहा, सुनी चरमराहट तो दिल ने कहा, दुखी जिंदगानी ज़रूरी नहीं। सुने बेसदा आह को बस कोई, सुने
बेसदा आह को बस कोई यहाँ सबसे यारी ज़रूरी नहीं, और तुझे चाहना है हमारी तलब, तुझे चाहना है हमारी तलब, यकीन हो तुझे भी ज़रूरी नहीं। और हुए पारा पारा तो उसने कहा, हुए पारा पारा तो उसने कहा, मुकम्मल कहानी ज़रूरी नहीं। शुक्रिया। और एक गज़ल माँ पे माँ के ऊपर लिखी। कभी मैं बहुत बार मैंने सोचा कभी माँ पर लिखूं, पर माँ पर जब भी लिखने की सोचती थी ऐसा लगता था लिख ही नहीं पाऊँगी मैं। वो कद जहाँ है मैं उस बारे में कुछ कह नहीं सकती। पर माँ की एक बात मुझे एक दिन याद आ गई। माँ मुझे बचपन में कहा करती थी कि तुझे तब तक माँ नहीं समझेगी जब तक तू माँ नहीं बनेगी। हाँ, क्योंकि हर बात पे पूछ लेते नहीं ऐसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों। तो माँ कहती थी तू जब माँ बनेगी तभी तुझे माँ समझ में आएगी। तो जब मेरी बेटी मुझे माँ बोली है तो मुझे क्या लगा। तो ये, और मैंने बच्चों को कहा भी मुझे माँ ही बुलाइए, मम्मी मम्मा ये नहीं मुझे पसंद। सीधी बात वहीं भिड़ती है जब आप माँ बुलाते हो। तो वहीं से कहानी इस कुछ शेर मैं पेश करती हूँ सुने कि बेटी मेरी माँ बोली है, बेटी मेरी माँ बोली है, मेरी माँ मुझको समझी है। वो माँ पर कुछ भी लिख ना पाए, माँ पर कुछ भी लिख ना पाए, अपनी सोच से माँ ऊँची है। उम्र घटी आंसू की मेरी, उम्र घटी आंसू की मेरी, भीगे दिल ने माँ छू ली है। और दूरी जब अपनों से होवे, दूरी जब अपनों से होवे, आँखों से बस माँ बहती है। और हमने जो भी ज़ख्म छुपाए, हमने जो भी ज़ख्म छुपाए, उन ज़ख्मों से माँ बोली है। और मेरी गहराई से माँ की मुझसे ज़्यादा नज़दीकी है, मेरी गहराई से माँ की मुझसे ज़्यादा नज़दीकी है। और माँ से झगड़े, माँ से लिपटे, माँ लिखने की जुर्रत की है। बेटी मेरी माँ बोली है, मेरी माँ मुझको समझी है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हमने जो भी ज़ख्म छुपाए, उन ज़ख्मों से माँ बोली है। शुक्रिया। बहुत 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 धन्यवाद मोनिका जी, आपने इस सभा में जान ला दी अपने गज़ल से और अपने शेरों से। और अब मैं जिन्हें बुला रही हूँ वो हैं तो ऐसे अकेले नहीं, लेकिन अपने नाम के साथ अकेला लिखते हैं। क्यों लिखते हैं इस पे मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन विजय अकेला जी को मैं यहाँ आमंत्रित कर रही हूँ। ख्वाब में तो कैद कर लेता हूँ तेरे हुस्न को, ख्वाब में तो कैद कर लेता हूँ तेरे हुस्न को, सामने लेकिन गिरफ्तारी तेरी होती नहीं। जरा तालियां हो जाएं। अच्छा, एक शेर और सुनाता हूँ कि हम नशे की बोतलें हैं, हम नशे की बोतलें हैं, बंद रहने दो हमें, हम नशे की बोतलें हैं, बंद रहने दो हमें, खुल गई तो फिर सियासत में विरासत खत्म है। ये कोई तालियां नहीं, ये तो शेर बहुत बड़ा है। फिर से सुनिए, हम नशे की बोतलें हैं, बंद रहने दो हमें, खुल गई तो फिर सियासत में विरासत खत्म है। अच्छा, एक और शेर देखता हूँ सुना के माहौल कैसा है। बेहतर तो अब यही है, मुझे लगता है यही सबसे अच्छा शेर इस माहौल का है। बेहतर तो अब यही है खामोश रहा जाए। बेहतर तो अब यही है खामोश रहा जाए, क्या जाने क्या तमाशा ये गुफ्तगू दिखाए। चलिए, अच्छा देखिए, यहाँ पे जो भी
कवि या कवियत्री आई हैं माँ पे और औरत पे, उन्होंने ज़रूर कुछ ना कुछ सुनाया है, तो मैं भी इस एहसास कमतरी के साथ घर नहीं जाना चाहता कि मैंने कुछ नहीं सुनाया है। चलते चलते रुक गई क्यों? चलते चलते रुक गई क्यों? आगे बढ़ना था तुझे। चलते चलते रुक गई क्यों? आगे बढ़ना था तुझे। तू है औरत, अपना चेहरा खुद ही गढ़ना था तुझे। तालियां तालियां तालियां। चलते चलते रुक गई क्यों? आगे बढ़ना था तुझे। तू है औरत, अपना चेहरा खुद ही गढ़ना था तुझे। तू तो कमजोरों की तरह जुल्म सहने लग गई। तू तो कमजोरों की तरह जुल्म सहने लग गई, जबकि अपने हक की खातिर खूब बढ़ना था तुझे, खूब लड़ना था तुझे। चलते चलते रुक गई क्यों? आगे बढ़ना था तुझे। रूठ कर फिर मान जाने की अदा अच्छी है, पर रूठ कर फिर मान जाने की अदा अच्छी है, पर अपनी जिद पे एक दिन तो खुद ही अड़ना था तुझे। रूठ कर फिर मान जाने की अदा अच्छी है, पर अपनी जिद पे एक दिन तो खुद ही अड़ना था तुझे। तूने पढ़ ली हर इबारत तुझसे जो मंसूब थी। तूने पढ़ ली हर इबारत तुझसे जो मंसूब थी, पर जो ना लिखा गया था वो भी पढ़ना था तुझे। तूने पढ़ ली हर इबारत तुझसे जो मंसूब थी, पर जो ना लिखा गया था वो भी पढ़ना था तुझे। शेर सुनिए कि जब नशे में दे रहे थे वो तलाकों पे तलाक, जब नशे में दे रहे थे वो तलाकों पे तलाक, एक तमाचा जोर का गालों पे जड़ना था तुझे। जब नशे में दे रहे थे वो तलाकों पे तलाक, एक तमाचा जोर का गालों पे जड़ना था तुझे। अब तो मारी जा रही है कोख के अंदर भी तू। अब तो मारी जा रही है कोख के अंदर भी तू। अब भला क्यों चुप है बैठी? अब झगड़ना था तुझे। जाग जा अब नींद से गर नींद पूरी हो गई। जाग जा अब नींद से गर नींद पूरी हो गई। भूल मत कि दरिया बन पर्वत पे चढ़ना था तुझे। चलते चलते रुक गई क्यों? आगे बढ़ना था तुझे। एक और का समय है। एक और का समय है। नहीं 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 जनाब, अब मैं ज़बरदस्ती सुनाऊंगा। एक और शायर हूँ जी। बहुत आप लोगों को जगा रहा हूँ तो इतना हक मुझे मिलना चाहिए। आप लोग एकदम सोए हुए हैं जी। एक कहानी सुनाता हूँ मैं गीतों के माध्यम से। देखिए किस तरह से ये कहानी शुरू होती है। एक कहानी कहो, छोटी कहानी, बहुत छोटी। एक कहानी कहो रात कटती नहीं। एक कहानी कहो रात कटती नहीं, जी बहलता नहीं, आंख लगती नहीं। एक कहानी कहो, लो कहानी सुनो, रात कट जाएगी, जी बहल जाएगा, आंख लग जाएगी। लो कहानी सुनो। हवा में थोड़ी गर्मी थी, हवा में थोड़ी गर्मी थी, फजा में थोड़ी सर्दी थी। पास ही के एक गांव में लड़का था, एक लड़की थी। हवा में थोड़ी गर्मी थी, फजा में थोड़ी सर्दी थी। पास ही के एक गांव में लड़का था, एक लड़की थी। लड़की क्या थी? खुशबू थी। लड़का क्या था? चंदन था। लड़की क्या थी? खुशबू थी। लड़का क्या था? चंदन था। दोनों का मिलना जैसे पूजा का आयोजन था। एक नजर में वो दोनों अपना दिल दे बैठे थे। एक नजर में वो दोनों अपना दिल दे बैठे थे। मेह की बूंदें पड़ती थीं, फूल चमन में खिलते थे। लड़की जादूगरनी थी। लड़की जादूगरनी थी, नैनन बाण चलाती थी। लड़की जादूगरनी थी, नैनन बाण चलाती थी। लड़का बेसुध होता था जब जाके मुस्काती थी। लड़का भी तो शायर था, बातें खूब बनाता था। गीत गजल नज़में कह के उसका जी बहलाता था। एक दिन अशोक जी, एक दिन शाम सुहानी थी। एक दिन शाम सुहानी थी, प्यार की गजलें गाती थी। नदी किनारे थे दोनों, तन्हाई बहकाती थी। एक दिन शाम सुहानी थी, प्यार की गजलें गाती थी। नदी किनारे थे दोनों, तन्हाई बहकाती थी। ऐसे में उस लड़के ने दिल से दिल का हाल कहा। ऐसे में उस लड़के ने दिल से दिल का हाल कहा। अपने लड़की को सोहनी कह करके अपने को महिवाल कहा। बोला वक्त पड़ा तो मैं मर के भी दिखलाऊंगा। बोला वक्त पड़ा तो मैं मर के भी दिखलाऊंगा। अपनी सोहनी की खातिर मैं भी जान लुटाऊंगा।
बोला वक्त पड़ा तो मैं मर के भी दिखलाऊंगा, अपनी सोने की खातिर मैं भी जान लुटाऊंगा। लड़की जोर से हंस बैठी, पूछा जान लुटाओगे? लड़की जोर से हंस बैठी, पूछा जान लुटाओगे? मेरी खातिर दरिया में कूदोगे मर जाओगे? लड़की जोर से हंस बैठी, पूछा जान लुटाओगे? मेरी खातिर दरिया में कूदोगे मर जाओगे? बात जुबान से जो निकली, जोर की एक बिजली चमकी, लड़का नदी में कूद गया, यही कहानी खत्म हुई। आइए। बहुत अच्छे। लड़का नदी में कूद गया, यही कहानी ख़त्म हुई। और हम आगे बढ़ाने के लिए हमने भी ये कहा कि लोरी जिसने सुनाई वो लड़की थी, राखी जिसने बांधी वो लड़की थी, प्रेम जिसने बांटा वो लड़की थी, बीबी बन जो आई वो लड़की थी, बेटी बन जो मुस्काई वो लड़की थी, लातें जिसने खाई वो लड़की थी, घूंघट जिसकी गिराई वो लड़की थी, पेड़ों पर जो लटकाई वो लड़की थी, आँखों से जो गई गिराई वो लड़की थी। और जब मैं इन पंक्तियों को पढ़ती हूँ तो मुझे एक वो लड़की याद आती है जो लिखती है तो लगता है दिल का कलेजा, दिल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब निकल कर कहीं आ जाएंगी, और कैसे हम उस लड़की को गले लगा लें। वो है हम सब की प्यारी जुक्कू डार्लिंग। जुक्कू डार्लिंग यानी शैलजा पाठक। सीधी कविता सुनाती हूँ, उसके पहले 2 लाइन चोरी से है। धनक के चूम लो उठो कि खोल दो जूड़े, धनक के चूम लो उठो कि खोल दो जूड़े, हमें बंधी हुई औरत उदास करती है। शुक्रिया। कविता का शीर्षक है तुम तय करते रहे। हमें कौन सा विषय पढ़ना चाहिए का फैसला हमारे घर के आंगन में बैठ घर वालों ने कर दिया। हमें 3 विषय में ढाला गया। समाजशास्त्र। हम पढ़ते रहे कैसे कैसे समाज बदला, युगों कालों समय के साथ किताबों के पन्ने भरे थे, हम उसी समाज में अपनी सुरक्षा में नंगे हाथ खड़े थे। दूसरा था गृह विज्ञान। मेरा अपना ही घर था, मेरी चाहत से अनजान। मैंने दर्शन शास्त्र के ऊपर से अपनी उंगली मोड़ ली थी और गृह विज्ञान की हो गई थी। घर, रहन सहन, पाक कला के पन्ने ही नहीं पलटे गए, बाकायदा गेहूं के पिसे जाने से गरम तवे तक का सफ़र तय किया। पहली बार आग की भाषा समझी, नमक से नज़रें मिलाई, मीठे डिब्बों में बंद किए अपने तमाम करतब, तुम्हारी ज़ुबान पर मुस्कराई। मैंने गृह विज्ञान की सारी रस्में निभाई। तुमने सबसे आसान विषय चुना हिंदी। तुम्हें पता ही नहीं तुमने कौन से सपने की डोर मेरी हाथ में थमाई। मैं पहली बार मुस्कराई। रेत को डोरियों पर सुखाने का सुख तुम जान भी नहीं सकते। शुक्रिया। हम रश्मि रथी लेकर सोने लगे, हम सरोज स्मृति में आंखें भिगोने लगे, हम बिहारी की नायिका बन गढ़ते कितने रूप, हम कालिदास के पागल प्रेम में बादल बनने लगे। परियों की कहानियां हमसे होकर गुजरी, हमारी गुम हुई चप्पल को लेकर चल पड़ा होगा कोई सुदर्शन राजकुमार। एक पैर की हकीकत वाली चप्पल पर आज भी खड़े हैं, सपनों के खातिर सपनों से लड़े हैं। आंगन के बीच ठीक बैठकर तुम आज भी तय कर रहे हो ना हमारे विषय। हम उनमें से ही कोई धागा उठाकर एक रंग चुन लेते हैं। हम खिड़की को आसमान, ख्वाब को इतराता चांद और इंतज़ार को सुदर्शन राजकुमार की बेचैनी में छोड़ आए हैं। तुम जब भी तय करते हो विषय, हम आंगन में चुपचाप झांक आते हैं। एक कविता का सीरीज लिखा था कमाल की औरतें, उसमें से एक कविता है जाने मन तुम कमाल करती हो। हाँ, उसको आगे बढ़ा दिया मैंने। एक औरत तेज़ बुखार में बड़बड़ा रही है। एक औरत
तेज़ बुखार में बड़बड़ा रही है, छत पर फैला हुआ है गेहूँ, आंधी से बिखर न जाए, समेट लेना, छोड़ देना मुट्ठी भर दाने उस घायल कबूतर के लिए, जो चलता सा घिसटता हुआ कुछ दाने उठा ले जाने की पूरी कोशिश करता है। घोंसले में भूखे न रह जाएं उसके बच्चे। औरत नींद में बड़बड़ा रही है। एक औरत सफ़ेद छत की तरफ देखती बड़बड़ा रही है। आंगन के नल से लगातार गिर रहा है पानी, आंगन के नल से लगातार गिर रहा है पानी। कोई सुनो, बंद कर दो ना, कोई सुनो, बंद कर दो, लगा दो उसके नीचे कोई बाल्टी कि बूंद बूंद से भरा रहेगा आंगन। अरे पीछे गली के मोड़ पर जो सब्जी वाला है ना, देने रह गए हैं कुछ पैसे उसे। औरत बड़बड़ा रही है। याद से और लेते रहना उसके यहाँ से हरी सब्जियाँ, पूरे 8 लोगों का घर परिवार चलता है। एक औरत की बीमार खटिया के आसपास कोई नहीं है। एक औरत की बीमार खटिया के आसपास कोई नहीं है। कुछ रंगीन गोलियां हैं, कुछ कड़वी पर्चियां, कटोरी में लगभग सूखे हुए दाल का पानी है। औरत लगभग उसी रंग की हो चली है। बीमार हो तो बहक जाती हैं औरतें, बीमार हो तो बहक जाती हैं औरतें। तेज़ बुखार से तेज़ होती है इनकी फ़िक्रें। आज व्रत है कि दिन है कि कोई पूजा का दिन है। अरे छूट गया क्या, प्रदोष का दिन था क्या? व्रत खाली हो गई होगी। भोग की कटोरी जरा देखना तो, पौधों में पानी ही डाल दो, गेट में 2 ताला बंद करना, मोगरे गिरे तो प्लेट में रख देना। लगातार बड़बड़ा रही औरत के मुंह पर भिनक रही मक्खियों को नहीं उड़ा पाते उसके हाथ। आंखें उलट पलट कर करती है किसी आहट का इंतज़ार। हजार फिक्र में पड़ी बीमार औरत की खटिया तक कोई नहीं आता जल्दी। मौत भी। दाल की सूखी कटोरी में चमक दमक महक स्वाद, आग भूख की यात्रा समाप्त होने को है। बस पीली पपड़ी सी बची रह गई औरत के हिस्से की आंधी, बस चली ही जाए। ये दूर ब्याही बेटियों की खबर लेते रहना ज़रा, ये बड़बड़ा रही हैं, ये बड़बड़ाएंगी, ये कमाल की औरतें हैं, अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। शुक्रिया। जियो जुक्कू डार्लिंग। और अब एक बार फिर से हम चलते हैं कवित्रियों से निकल करके एक कवि की ओर। हरी मृदुल को मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ और वो आप आएँ। चूँकि बच्चों पे लिखते हैं इसलिए 2 लाइन इनको। बच्चे सो जाते हैं, चांदनी सुनाती है लोरी, सूरज छुप जाता है ताकि खलन न पड़े बच्चों की मीठी नींद में। आसमान फैला देता है काली चादर, बच्चों के मुख पर फैल जाता है दूध का भोलापन। बच्चे संसार हैं और चूँकि बच्चे होते हैं दाग रहित, इसलिए विश्व भी होने लगता है दाग रहित। आइए हरी। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ। मेरे सामने नेमाड़े साहब बैठे हुए हैं, गायकवाड़ जी बैठे हुए हैं, अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब बैठे हुए हैं, अशोक जी हैं और आप सभी हैं। बहुत छोटी कविता है और जिसको मैं पौवा भर अपने लंबाई चौड़ाई में पौवा भर है वो। और आजकल प्यार का स्वरूप क्या हो गया है वो इन 4 पंक्तियों में मैं आपके सामने रख रहा हूँ। शीर्षक है और। किसी और की नहीं होने दूंगा, तुम हो मेरा प्यार। किसी और की नहीं होने दूंगा, तुम हो मेरा प्यार। इतना ही कहा और चाकू से चीर दिया। अगली कविता है, हमारे यहाँ कुछ लोग यहाँ जरूर उपनगर से होंगे। मीरा रोड स्टेशन जिसका नाम है, हमारे मित्र रमन जी वहीं रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते होंगे। अगला स्टेशन मीरा रोड, ये कविता का शीर्षक है। नींद में था भरपूर, थका सा मन, तन चूर चूर, ऊँघता झटके खाता, खटखट खटाक खटखट खटखट खटखट। एक लय में दौड़ती जाती लोकल ट्रेन, एक एक स्टेशन छोड़। तभी लोकल के भीतर हुई घोषणा, अगला स्टेशन मीरा रोड। पुढील स्टेशन मीरा रोड, नेक्स्ट स्टेशन मीरा रोड। नींद में था भरपूर, थका सा मन, तन चूर चूर,
ऊँघता, झटके खाता, खटखट खटा, खटखट खटखट खटखट, एक लय में दौड़ती जाती लोकल ट्रेन एक एक स्टेशन छोड़। तभी लोकल के भीतर हुई घोषणा, अगला स्टेशन मीरा रोड, पुढील स्टेशन मीरा रोड, नेक्स्ट स्टेशन मीरा रोड। अरे मुझे उतरना था दहिसर, अकबकाकर बोला वह युवक। बाजू वाले को बोला था उठा देना, जब आएगा दहिसर, शायद वह तो उतर गया बोरीवली। अरे मुझे उतरना था दहिसर, अकबकाकर बोला वह युवक। बाजू वाले को बोला था कि उठा देना, जब आएगा दहिसर, शायद वह तो उतर गया बोरीवली। बोरीवली उतरने वालों को बोलोगे दहिसर आने पर उठा देना, तो ऐसा ही होगा। मस्करी की एक बूढ़े बाबा ने, जो युवक के ठीक सामने की सीट पर बैठे थे। खटखट खटा, खटखट खटखट खटखट, एक बार फिर हुई घोषणा, अगला स्टेशन मीरा रोड, पुढील स्टेशन मीरा रोड, नेक्स्ट स्टेशन मीरा रोड। कौन सा स्टेशन है? मीरा रोड। वह अधेड़ उतरा ताबड़तोड़, आधी नींद में था वह, आधा जगा। चल पड़ी थी लोकल, कूदा फिर भी हड़बड़ी में, गिरा, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि ट्रेन के नीचे नहीं गया। कई हैं जो सोए तो कतई नहीं हैं, पर अपने ही में खोए हुए हैं, लगे पड़े हैं मोबाइल गेम में, या व्यस्त हैं चैटिंग में, या फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जमे हुए हैं। ये सब अपने अपने स्टेशन पीछे छोड़ चुके हैं। अब ये सब अपने अपने स्टेशन पीछे छोड़ चुके हैं। अब ये भाईंदर पहुँचेंगे, या नायगांव, या वसई, या नाला सुपारा, या फिर सीधे विरार। खटखट खट्टा, खटखट खटखट खटखट, नहीं सुन पाए लोकल के भीतर कई कई बार की गई घोषणा, अगला स्टेशन मीरा रोड, पुढील स्टेशन मीरा रोड, नेक्स्ट स्टेशन मीरा रोड। अब मैं एक कविता मैं सुनाऊंगा और मुझे लगता है वो आप सबको पसंद आएगी। जी, ये ज़्यादा आएगी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ। तो हमारे सामने मैं बहुत सारे मित्रों को जानता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं। उसकी विडंबना इस कविता में मौजूद है। ये कविता का शीर्षक है एक सिल्वर जुबली फिल्म की बात, एक बूढ़े हीरो की जुबानी, ये उपशीर्षक है इसका। एक सिल्वर जुबली फिल्म की बात, एक बूढ़े हीरो की जुबानी। मध्यांतर तक तो समझता रहा था कि फिल्म का हीरो मैं हूँ। मध्यांतर तक तो समझता रहा था कि फिल्म का हीरो मैं हूँ। मध्यांतर के बाद अचानक पाया कि मैं तो विलेन में बदल चुका हूँ। हिमानी जी, आपके लिए, आपको समर्पित है। मध्यांतर तक तो समझता रहा था कि फिल्म का हीरो मैं हूँ। मध्यांतर के बाद अचानक पाया कि मैं तो विलेन में बदल चुका हूँ, और जिसे मैं फिल्म की शुरुआत से ही विलेन समझ रहा था, असली हीरो की दावेदारी उसने ठोक दी थी। मारक मुस्कुराहट के साथ हीरोइन उसकी बाहों में थी और मैं ठगा सा देखता रह गया था। वह एक बहुत पुरानी फिल्म थी जिसके लिए मैंने कामना की थी कि फ्लॉप साबित हो। एक भी दर्शक न मिले, लंबे समय तक सिनेमा घरों में लगी रही सिल्वर जुबली। वह एक बहुत पुरानी फिल्म थी जिसके लिए मैंने कामना की थी कि फ्लॉप साबित हो। एक भी दर्शक न मिले, लंबे समय तक सिनेमा घरों में लगी रही सिल्वर जुबली। हालांकि इस बात को अरसा बीत चुका, मेरे सिवा अब इस फिल्म का कोई नाम लेवा नहीं। दुनिया तो कब की भूल चुकी है कि
ऐसी भी कोई फिल्म कभी रिलीज हुई थी। बहुत धन्यवाद। तो मैंने अपना वादा पूरा किया और मैं बहुत आदर के साथ, मैं उधार कभी छोड़ता नहीं हूँ, जिन्होंने हमें आमंत्रित यहाँ पर किया है, ऐसी कवित्री, कथाकार, उपन्यासकार, नाटककार और रंगमंच और फिल्म और टीवी की अभिनेत्री मैं विभा जी को आमंत्रित करता हूँ। कृपया समय का ध्यान रखते हुए अपनी कविताएं सुनाइए। बहुत धन्यवाद। नहीं, मैं पूरा समय लूँगी, लेकिन उतना ही लूँगी जितना मैं सबको दे रही हूँ। 2 कविताएं सुनाऊँगी। पहली है, मुझे अच्छी लगती हैं वे लड़कियाँ, मुझे अच्छी लगती हैं वे लड़कियाँ जो फिट रहने के लिए जिम भी जाती हैं, खूबसूरत दिखने के लिए पार्लर भी, और स्मार्ट कपड़ों की खोज में मुंबई के लोखंडवाला से लेकर बांद्रा लिंक रोड, कोलाबा, फैशन रोड तक घूमती हैं और फिर 200 की एक टी शर्ट लेकर आ जाती हैं। मुझे भाती हैं वे लड़कियां जिनको पता है कॉफ़ी के लेटेस्ट फ्लेवर और ब्रांड, जो जानती हैं शहर के हर नए रेस्तरां के नाम पते, जो कर लेती हैं बातें साहित्य पर भी और देशी विदेशी फिल्मों से लेकर वहाँ चलने वाले फैशन ट्रेंड और फूड कल्चर पर भी। इन लड़कियों पर तब और भी उमड़ता है बेतहाशा प्यार जब वे बनाती हैं पोस्टर्स, स्टिकर्स, चर्चा करती हैं देश, भगत सिंह और आज के आतंक पर, जब वे अपने कटे बालों की कूची और काजल व लिपस्टिक के रंगों से बनाकर परोसती हैं तख्तियों पर नारे और उन्हें शान से उठाकर नारे लगाती चलती जाती हैं आज़ाद मैदान, गेटवे ऑफ इंडिया, शिवाजी पार्क या मिल्लत नगर पर। आखिर क्यों करती हैं लड़कियां ऐसा? आखिर क्यों करती हैं लड़कियां ऐसा? क्योंकि वे जीना चाहती हैं बिना किसी भेदभाव के, क्योंकि वो जीना चाहती हैं बिना किसी भेदभाव के। वे घर की लड़ाइयों से ही इतनी रहती हैं आतंकित कि नहीं चाहती हैं देश में कोई लड़ाई। बावजूद इसके वे चाहती हैं लड़ाई, विचारों की लड़ाई। बावजूद इसके वे चाहती हैं लड़ाई, विचारों की लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई। वे पढ़ती हैं भगत सिंह, तानाजी, अंबेडकर। वे गाती हैं फैज़, गोरख, पाश। वे लड़कियां शराब पीकर भी होश में रहती हैं। ये दीगर बात है कि गुम हो जा रहे हैं इससे अच्छे से अच्छों के होश खराब। और ये एक आखिरी कविता सुना रही हूँ, पहली थी और ये आखिरी है। इसमें मैं आप सब लोगों का साथ चाहूँगी। मैं बोलूँगी और उसके साथ आप भी बोलेंगे। आपको कुछ नहीं बोलना है, बस मुसीबत बोलना है, ठीक है? मैं बाकी चीज़ मैं बोलूँगी, आप मेरे साथ मुसीबत बोलिएगा। सर आप लोग भी, अशोक जी आप भी, अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब आप भी, गायकवाड़ जी आप भी। नहीं, हम आपको मुसीबत नहीं बना रहे हैं, आपको केवल मुसीबत बोलना बता रहे हैं। चलिए। औरत बोले तो मुसीबत, तो आपको केवल तो मुसीबत बोलना है। औरत बोले, औरत चुप है, औरत हंस दे, औरत रो दे, औरत काली, औरत गोरी, औरत मोटी, औरत पतली, औरत वर्किंग, घर में वो है, औरत स्मार्ट, औरत बुद्धू, औरत वर्किंग, औरत घर में, औरत चुप है, औरत बोले, औरत 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 औरत, मुसीबत 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 मुसीबत, औरत मुसीबत मुसीबत, औरत 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 औरत, अल्लाह रामा, औरत 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 औरत, मुसीबत 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 मुसीबत। ये औरत भी भाई क्या मुसीबत। थैंक यू। चलिए, कुछ तो तालियां बजी, मेरे जान में जान आई। और अब मैं अपने संचालन की भूमिका में आकर के और इस कार्यक्रम के लास्ट बट नॉट द लीस्ट
क्या बोलते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या बोलते हैं, हाँ ठीक बोला मैंने ना, चलिए मैंने थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल लेती हूँ, अच्छा चलिए। हमारे समय की बहुत वरिष्ठ अभिनेत्री, निर्देशक और कवि हिमानी शिवपुरी को। धन्यवाद विभा जी, और आप सबको नमस्कार और आपको चरण स्पर्श, और धन्यवाद अशोक जी कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मैं ये जुर्रत कर रही हूँ। जैसे कि आपने पूछा कि मुझे नहीं पता था कि आप कविताएं भी लिखती हैं। मैंने इनसे ऐसी कहा मजाक में कि मुझे भी आज ही पता चला। तो मैं आपको अपनी कविता सुनाती हूँ। मैं, जैसे आपने कहा, देहरादून से आती हूँ। पहाड़ वहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पलायन की। पहाड़ कई तरह के होते हैं, पहाड़ कई तरह के होते हैं, तुम्हारे लिए वो मात्र पहाड़ ही होंगे। हरे भरे, भूरे, बर्फ से ढके और कभी बिल्कुल नंगे। तलहटी से देखने में उनमें बसे गांव तो दिखाई ही नहीं देते। हाँ, पहाड़ों से देखो तो शहर चमचमाते हैं रात को दिवाली की तरह। ये तुम्हें पता नहीं शायद कि पहाड़ों से मैदान नज़र आते हैं, हरे भरे समतल, और रात को ऐसे खूबसूरत कि बस। तभी 10-12 साल पार करते ही पहाड़ी लड़का अक्सर भाग उतरता है पगडंडियों से नीचे और नीचे उन मैदानों चमचमाते शहरों की ओर। ये तुम्हें पता नहीं शायद कि पहाड़ रोते हैं, हाँ, अक्सर रातों को, क्योंकि ये पहाड़ ही जानते हैं कि अब वो कभी नहीं लौटेंगे। धन्यवाद। और एक कविता और सुना देती हूँ। अरे तो मैं ये ऐसे ही कर लीजिए जो मैंने किया था। हाँ, वैसे करना। सॉरी। बोझ ढोती औरतों की कतार, बोझ ढोती औरतों की कतार यहाँ से क्षितिज तक फैली, क्षितिज में विलीन होती। किसी का भी चेहरा नहीं दिखाई देता है, बस सिर्फ सिर पर रखा बोझ ही दिखाई देता है। वही बोझ और उसका एहसास कतार से बाहर निकलकर भी बरकरार रहा मुझ में। वही बोझ और उसका एहसास कतार से बाहर निकलकर भी बरकरार रहा मुझ में, और बिना मेरी अनुमति के मेरे कंधों पर आकर झट से लद गया। माँ, नानी, दादी, परदादी, मौसी, चाची से मिली विरासत नकारने में असफल मैं न चाहकर भी शामिल हो गई उन बोझ ढोती औरतों की कतार में। धन्यवाद। एक और अनुमति है? 2 मिनट है, चलिए। कहाँ गई? मुझे लगा छोटा शहर। तंग गलियों वाले रास्ते, तंग गलियों वाले रास्ते, बारिश, डंगर और आदमियों के चलने के घाव सजाए हुए। पेड़ है लेकिन फलों फूलों से गचागच भरे नहीं हैं, क्योंकि यहाँ के शरारती जिंदा बच्चों ने तोड़ लिया है उन्हें। हाँ, कुछ इक्का दुक्का बचे हैं जहाँ पर उन शरारती बच्चों का हाथ नहीं पहुँचा, पत्थर नहीं पहुँचे। यहाँ के घरों की दीवारें बूढ़ों के पीठ से घिस चुकी है। इस शहर का एक एक कोना गवाह है लोगों की उपस्थिति का, जो यहाँ रहते थे कभी बड़े शहरों में जाने से पहले। हर बार ये छोटा शहर काम करने वाले हाथों का खुरदुरापन लिए जोर से जकड़ लेता है और कमबख्त छोड़ता ही नहीं।
बहुत खूबसूरत हिमानी जी, आपने ये दिखा दिया कि आप जितनी संवेदनशील अभिनेत्री हैं उतनी ही संवेदनशील आप कवित्री भी हैं। और कौन नहीं समझ सकता, चाहे वो पहाड़ का हो, चाहे वो मैदान का विस्थापन का दर्द, और मैदान हो या पहाड़, देखता और समझता रहता है कि यहाँ से जो निकला है वो लौटने के लिए नहीं गया है, वो वहीं रह जाएगा जहाँ वो गया है, वहीं जलेगा, मरेगा, कटेगा, तपेगा और वहीं मर जाएगा, लेकिन लौट कर नहीं आएगा। और इसके साथ ही हम यहाँ पर आज के इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। आज के इस राजकमल प्रकाशन समूह के इस किताब उत्सव में, और जहाँ इस मंच पर आपने साहित्य, रंगकर्म और सिनेमा की त्रिवेणी देखी, और कविताओं के माध्यम से सब ने अपने अलग अलग तरह के अलग अलग रंगों की कविताएं सुनाई, यहाँ प्रस्तुत की, और आप सबको अपने अपने तेवर बताने की कोशिश की कि हम क्या हैं और किस तरह हालात हमें अपने आगोश में लेते हैं, अपनी गिरफ्त में लेते हैं और हमसे लिखवा लेते हैं। और यही लिखे हुए शब्द जब प्रकाशक के पास जाता है तो 76 साल से लेकर के वो प्रकाशक आज तक हज़ारों लाखों किताबें निकालता रहता है। तो आपको भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। राजकमल को, अशोक जी आपको, राजकमल प्रकाशन की पूरी टीम को, यहाँ जितने लोग हैं उन सब को। और ये 23 तारीख तक ये कार्यक्रम है। आज का कार्यक्रम, मेरे ख्याल से इसके बाद यहाँ कुछ नहीं है, तो मुझे लगता है कि अब इसके बाद कोई कार्यक्रम नहीं है। लेकिन मैं हमेशा इस बात पे बल देती हूँ और ज़िक्र करती हूँ, हमेशा नाम लेती हूँ सुभाष काबरा जी का। सुभाष काबरा जी हमेशा कहते हैं कि जब कोई कार्यक्रम अच्छा होता है तो उसे समाप्त करने की घोषणा नहीं करते, कहते हैं उसे विराम देने की घोषणा करते हैं। तो मैं उन्हीं के शब्दों को यहाँ उधार लेकर के आप सबसे बताना चाह रही हूँ कि आज के लिए हम यहाँ विराम लेते हैं, कल फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, शब खैर।